ड्रामा की शुरुआत ही एक धमाकेदार सीन से होती है। एक लड़की बेहोश पानी में डूबती जा रही है और उसे बचाता है हमारा हीरो फुल इन चेन। हाँ, वही फुल इन चेन जिसने बचपन से उसे चुपचाप चाहा था, आज उसकी जान बचा रहा था। वो उसे माउथ टू माउथ देकर रिवाइव करता है और तभी सु यानशी की आंखें खुल जाती हैं, थोड़ी कंफ्यूजिव, थोड़ी शॉक। उसके मन में एक ही सवाल, रुको, फु लिनचेन को तो अभी युनचेंग के आर्म्ड फोर्सेस डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। ये यहाँ क्या कर रहा है और ये कर क्या रहा है? वो उसे झटके से पीछे धकेल देती है। फू लिनचेन, तुम तो मेरे मंगेतर के सबसे अच्छे भाई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और लिनचेन पूरे सैवेज मूड में जवाब देता है, एक अच्छे इंसान की हैसियत से एक छोटी सी सलाह दूंगा, पहले कपड़े पहन लो। यानशी तभी नोटिस करती है कि उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं और वो शर्मा जाती है। लिनचेन उसे अपनी शर्ट पहना देता है और जब यानशी अकेले चलने लगती है तो लड़खड़ा जाती है। फू लिनचेन उसे डांटा है, इतना स्ट्रांग बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? और बिना उसकी सुने उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। कट टू लिनचेन के रूम में यानशी अपने गीले कपड़े बदलकर सिर्फ उसकी शर्ट पहनकर बाहर आती है। फू लिनचेन जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वो कहता है, जरा पास तो आओ। वो हिचकिचाती है, लेकिन जैसे ही पास आती है लिनचेन उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। यानशी पूरी तरह शॉक, कुछ कह ही नहीं पाती और फू लिनचेन के दिल में बस एक ही ख्याल था, जिस चांद को बचपन से दिल में छुपा के रखा था, आज वो मेरी बाहों में है। यानशी आखिरकार कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे कजिन की मंगेतर हूँ। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। वो उसे अपनी बाहों में कैद करके पूछता है, हम सब बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, फिर मुझसे क्यों नहीं यानशी? हमेशा गुयांजे ही क्यों, जिससे तुम शादी करना चाहती हो? जब तुम डूब रही थी वो कहाँ था? फ्लैशबैक बिगिंस। यानशी एक बार में जाती है और देखती है कि उसकी सगाई वाली रात उसका मंगेतर गुयांजे लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। वो पूछती है, हमारी शादी होने वाली है, तुम अब भी ये सब कैसे कर सकते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? गुयानजे बेपरवाह होकर कहता है, यान यान, जब तुम्हारे सू फैमिली के साथ हादसा हुआ था तो हम ही ने तुम्हें अपनाया था। मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानता हूँ, प्यार करता हूँ, लाड करता हूँ। मैं अभी सिर्फ 29 का हूँ, अब तक जी भर के मस्ती भी नहीं की, शादी के बंधन में इतनी जल्दी नहीं बंधना चाहता। हम ओपन मैरिज कर सकते हैं, अगर तुम भी खेल में शामिल होना चाहो तो वेलकम है। यानशी पूरी तरह टूट जाती है और इसी गम में वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी फू लिनचेन, जो उस वक्त शहर लौटा था, उसे बचा लेता है। वही फू लिनचेन जिसने बचपन से सिर्फ यानशी को चाहा था, लेकिन यानशी की नजरें हमेशा यानजे पर थीं। बैक टू प्रेजेंट, लिनचेन उसे किस करता है और कहता है, तुम मेरी बाहों के नीचे लेटी हो और अब भी किसी और मर्द के बारे में सोचने की हिम्मत है। लिटिल प्रिंसेस, हजरात कुछ मजेदार करते हैं। वो उसके बालों की रिबन से उसकी आंखें और फिर उसके हाथ बांध देता है, लेकिन जैसे ही सब कुछ शुरू होने वाला होता है यानशी डर जाती है, उसे धक्का देती है और भाग जाती है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट सीन। वो फू लिनचेन को घर बुलाती है, कल रात मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। लिनचेन मुस्कुराता है, थैंक यू बोलने के लिए तुम खाना बना रही हो? कितना हल्का रिस्पॉन्स है यार। फिर वो सीधा पूछता है, कल रात क्या हुआ था? हालांकि वो सब कुछ अपने बचपन के दोस्त से पहले ही सुन चुका था। यानशी टाल जाती है, वो बस एक एक्सीडेंट था। वो आज भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसने सालों पहले लिनचेन का प्रपोजल ठुकराकर गलती की थी। वो वहां से जाने लगती है, तभी लिनचेन उसका हाथ पकड़ता है, मुझे गुयानजे की सारी हरकतों के बारे में पता है वो तुम्हें धोखा दे रहा है। यानशी, प्लीज उसका नाम मत लो। लेकिन लिनचेन तो गुस्से में था, उसने हिम्मत कैसे की तुम्हें ओपन रिलेशनशिप का ऑफर देने की? यानशी कुछ नहीं कहती, बस जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिनचेन उसे अपनी बाहों में खींचता है। अगर गुयानजे तुम्हें अहमियत नहीं देता तो मैं दूंगा। वो पास आने की कोशिश करता है, लेकिन यानशी उसे रोक देती है। लिनचेन मुस्कुराकर कहता है, इस बार मैं तुम्हें तारे दिखाकर ही मानूंगा और तुम्हारे ना सुनने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग यानशी उठती है और सोचती है, कल मैंने कितना पी लिया था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। लिनचेन फोन पर अपने दादा से बात कर रहा होता है, तभी यानशी चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और तभी फो लिनचेन पीछे से कहता है, कल रात मेरा यूज करके अब मुझे छोड़कर जा रही हो? यानशी सोचती है शायद वो सच में साथ सोए थे। वो कहती है, हम दोनों एडल्ट हैं, इसे एक एक्सीडेंट समझ के भूल जाओ। वो उठती है और चली जाती है, लेकिन लिनचेन खुद से वादा करता है, इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाकर रहूंगा। नेक्स्ट डे बो मैंशन। यानशी यानजे के दादा से मिलती है, जो उसके गार्जियन भी हैं। वो बताते हैं, यानजे कल रात 3 बजे तक ओवर टाइम कर रहा था और सुबह 6 बजे उठकर तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट वॉन्टॉन लेकर सिटी के साउथ से आया था। यानशी शांति से जवाब देती है, माफ कीजिए, आगे से मुझे जो खाना होगा मैं खुद मंगा लूंगी। यानजे कहता है, यान यान, तुम्हारे लिए कभी कुछ करना मुझे बोझ नहीं लगा। लेकिन यानशी कहती है, मुझे ड्यूटी के लिए देर हो रही है और वहाँ से चली जाती है। घर में माहौल तना हुआ है। दादाजी गुस्से में चिल्ला उठते हैं, तू नालायक, तूने यानशी को इतना नाराज कैसे कर दिया? जरूर कुछ उल्टा पुल्टा किया होगा। गुयांजे, दादाजी मैं आपका पोता हूँ, सारी गलती मुझ पर ही क्यों? दादा, पोता हो या पठान, बकवास मत कर। आंटी वांग सुनो, यानशी ने अभी कुछ नहीं खाया, उसके लिए उसके फेवरेट केक्स बना दो और फौरन भेजो। रात को यानशी दादाजी के साथ टहलने निकलती है। ठंड लगने से कांपने लगती है। यानजे नोटिस करता है और अपनी जैकेट ऑफर करता है, लेकिन यानशी मना कर देती है, मैं ठीक हूँ। तभी रास्ते में दादाजी को उनका भाई मिल जाता है और उनके साथ खड़ा होता है। फू लिनचेन। दादाजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे लिनचेन, सुना तुमने हाल ही में कोई बड़ी डील की है?
मुबारक हो, चलो शतरंज खेलते हैं। दूसरे दादा भी हंसते हुए बोलते हैं, बुजुर्ग लोग खेलेंगे शतरंज, तुम सब नौजवान बच्चे जाओ घूमो फिरो। फिर बोले, वैसे भी यान यान को लिनचेन से मिले हुए क्या 5 साल हो गए? लिनचेन स्माइल करते हुए, हाँ। और आज मैं यांशी को एक मजेदार जगह ले जाना चाहता हूँ। यांशी को कल रात की याद आ जाती है, उसी लाइन से शुरू हुआ था सब कुछ, और आज भी वही लाइन। वो कांप जाती है, डर से या फिर एक्साइटमेंट से। दादा पूछते हैं, बेटा सब ठीक है? गाल इतने लाल क्यों हो गए? फिर यानसी से कहते हैं, तुम्हें तो ऑफिस वापस जाना है, यांशी को घर छोड़ देना। लेकिन यांशी को अकेले नहीं रहना था यानजे के साथ। वो तुरंत बोल पड़ती है, नहीं दादा मैं ठीक हूँ, मैं फुल इंचेन के साथ थोड़ी देर टहल लूंगी। टहलते हुए यांशी एक बार फिर से लड़खड़ा जाती है। फुल इंचेन तुरंत उसे पकड़ लेता है। वो थोड़ी शरारती स्माइल के साथ कहता है, इतना जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो ये आवाज अकेले में सुनना चाहता था। यांशी भौंचक के उसे देखती है, चुप रहो, और झेपकर वहाँ से तेजी से निकल जाती है। गुयानजे अब भी यांशी के लौटने का इंतजार कर रहा होता है। उसका बेस्ट फ्रेंड सवाल करता है, जब इतनी चिंता है तो शादी क्यों नहीं कर लेता उससे? यांजे एक सेकंड सोच में पड़ता है, पता नहीं शादी का मन नहीं करता, और वो तो बचपन से मेरे साथ रही है, मुझे उसकी आदत हो गई है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है उसका चेहरा बेचैनी से भरता जा रहा था। गार्डन में यांशी कहती है, थैंक यू फू लिनचेन, आज का दिन बहुत शांत और अच्छा था। लिनचेन उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है, अभी तो बस एक गार्डन घुमाया है, अगर तुम्हें खुश रखना है तो मेरे पास बहुत बेहतर प्लान्स हैं। यांशी तुरंत टोकती है, फू लिनचेन लिमिट क्रॉस हो रही है। लिनचेन थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मेरा मकसद बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। वो कुछ निकालकर उसके बालों में टक करता है। यांशी चौंकती है, गुलाब? लिनचेन मुस्कुराते हुए, यहाँ गार्डन में तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाला तुम्हारे बालों में परफेक्ट लगा। उसके गाल सुर्ख हो जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस फूलों का मजा ले रहे थे। यांशी बोलता है, अगर तुम्हें फूल इतने पसंद है तो वापस चलो, एक गार्डन तुम्हारे लिए तैयार करवाता हूँ। तभी उसका दोस्त जो भी वहाँ पहुँचता है और हंसते हुए कहता है, लगता है मास्टर गू अब अपने रिश्ते को सीरियसली लेने लगे हैं। यांशी बस मुस्कुराकर कहती है, चलो अब अंदर चलें, डिनर ठंडा हो जाएगा। डिनर के बाद जो यांशी से पूछता है, स्पोक्स पर्सन फाइनल किया? यांशी सिर हिलाता है, नहीं अभी तक। जो तुरंत सजेशन देता है, एक है लिली, टॉप सेलिब्रिटी, इमेज क्लीन, इंदन सिंगल भी है, तुम दोनों स्कूल में भी साथ थे ना, मैंने उसे आज पार्टी में बुला लिया है। पार्टी में आते ही लिली यांशी पर तंज कसती है, ओह ये तो यांशी हैं, मंगेतर कहाँ है? सुना है ओपन रिलेशनशिप चाहिए था तो अब अकेली रह गई। यांशी शांत रहती है, फिर बोलती है, चाहे उसे मुझ में इंटरेस्ट न हो, लेकिन हम साथ बड़े हुए हैं। अगर तुम सोच रही हो कि वो तुम्हारा साथ देगा तो सोच बदल लो। वो जैसे ही हाथ उठाती है थप्पड़ के लिए, गु यानजे एंट्री करता है। हाउ डेयर यू! यांशी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? लिली डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन यानजे उसकी एक नहीं सुनता। इन सब का मूक गवाह फू लिनचेन, जो ये सब एक कोने से देख रहा था। तभी लिली को कॉल आता है, कंपनी का स्टॉक क्रैश कर गया था, वो बैंक करप्ट हो चुकी थी। असल वजह फू लिनचेन। जो पूछता है, क्या हुआ? लिली टूटे स्वर में कहती है, मैंने गलती की, बस किसी से बेइंतहा प्यार कर बैठी। वो यानजे से कहती है, कम से कम मेरे लिए एक आखिरी बार स्टैंड ले लो। यानजे कुछ सेकंड सोचता है, फिर हामी भरता है, लेकिन तभी उसे यांशी की वो रात याद आती है जब वो भी ऐसे ही उससे कुछ मांग रही थी। आज वही सिचुएशन थी, बस चेहरे अलग थे। सुबह यांशी दादाजी से कहती है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आपकी रिपोर्ट शाम तक लेकर आ जाऊंगी। तभी वो देखती है गु यानजे गार्डन में गुलाब उखाड़कर कैमेलिया फ्लावर्स लगा रहा है। दादाजी बोलते हैं, तुम्हारा भाई सुबह से लगा हुआ है, सिर्फ तुम्हारे फेवरेट फूलों के लिए। यांशी कुछ नहीं कहती, बस वहाँ से निकल जाती है। हॉस्पिटल में जैसे ही यांशी लिफ्ट में चढ़ती है, अचानक लाइट चली जाती है, लिफ्ट झटका देती है। यांशी का पुराना क्लॉस्ट्रोफोबिया फिर जाग जाता है। कुछ ही सेकंड बाद फू लिनचेन अंदर आता है, डर मत, चाहो तो मुझे किस कर सकती हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। यांशी उसे घूरती है, तुम मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो, इन फीलिंग्स को डाइवर्ट करने की। फिर सोचती है, क्या उसे बाबीरा याद है कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है? वो पूछती है, कोई आएगा हमें बचाने? लिनचेन, मैंने सारे बटन दबा दिए हैं, अलार्म भी, कोई ना कोई तो आएगा। थोड़ी देर बाद वो फिर बोलता है, ये दूसरी बार है जब मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब की बार इनाम क्या मिलेगा? यांशी, बकवास बंद करो। लेकिन तभी एक और झटका, यांशी घबरा के उसे पकड़ लेती है। लिनचेन, किस नहीं तो हग ही सही, वैसे भी तुम्हारा हक ज्यादा वार्म है। यांशी, अगर फिर से बकवास की ना, सीधा थप्पड़ पड़ेगा। जैसे ही लाइट वापस आती है, यांशी फौरन पीछे हट जाती है। लिनचेन हंसता है, तो ये है तुम्हारा टेम्परेरी प्यार। लाइट आते ही उड़ गया। तभी फिर से लिफ्ट हिलती है और यांशी उसे कसकर पकड़ लेती है। लिफ्ट दरवाजा खुलते ही एक हॉस्पिटल स्टाफ चौंक कर कहता है, डॉक्टर होकर ये सब कहाँ की प्रोफेशनलिज्म है? लिनचेन तुरंत जवाब देता है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, डॉक्टर सू ने मुझे सीपीआर दी थी। यांशी वहीं खड़ी सोचती है, मतलब उसे अब भी याद है कि मुझे ये बीमारी है। रात को क्लब में एक कोने में सिसी धीरे से यांशी से पूछती है, ओ सुनो,
तुम्हारे पास सैनिटरी पैड है क्या? मेरा तो आ गया और मैं लाना भूल गई। यांश, नहीं यार, मैं भी नहीं लाई आज। सिसी थोड़ा चौंकती है। तुम्हें तो मुझसे 2-3 दिन पहले आ जाता है ना, फिर लाई क्यों नहीं? फिर उसके चेहरे पर एक शक उभरता है। वैसे तुमने कहा था ना कि उस रात फू लिचेन के साथ मतलब थी, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? यांशी का चेहरा एकदम से घबरा जाता है। कुछ भी मत बोलो, चलो बाहर चलते हैं। एक काम करते हैं, पैड और टेस्ट स्ट्रिप ले आते हैं, कल सुबह टेस्ट कर लेंगे। सिसी हंसते हुए पूछती है, वैसे क्या लिचेन को पता है कि तुम शायद प्रेग्नेंट हो? और यांजे को, जो खुद ही ओपन रिलेशनशिप का प्रपोजल दे रहा था। फिर शरारती अंदाज में, चलो ना, दोनों को बता दो, थोड़ी तो हड़कंप मचे दुनिया में। लेकिन तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, लिली। क्या सुयांशी प्रेग्नेंट है शादी से पहले? वाह, ऊपर से दिखती थी बहुत कल्चर्ड और क्लासी। यांशी के पीछे खड़े यांजे के कानों में भी ये शब्द पड़ते हैं। कौन कौन प्रेग्नेंट है? लिली मौका नहीं छोड़ती। सुयांशी, जिसे सब कहते हैं ग्रेसफुल, समझदार, वो अब शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की खबर दे रही है। उसी वक्त वहाँ फूलिचेन और जो भी पहुंच जाते हैं। सिचुएशन बिगड़ती देख सिसी एकदम बात को घुमा देती है। लीली झूठ बोल रही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और FYI मेरी शादी को 1 साल हो चुका है। अगर मुझे बच्चा हो भी जाए तो कौन सा क्राइम है? लिली, ऑब्वाइजली तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, बचाने ही आओगी। लिचेन तो पहली बार सीधा बोलता है। लिली को कोई हक नहीं बनता किसी की पर्सनल लाइफ पर ऐसे कमेंट करने का। यांशी, अगर चाहो तो मैं इसे चुप करवा दूं। लिली घूरती है, फिर कहती है, मुझे वक्त बर्बाद करने का शौक नहीं, और क्लब के अंदर चली जाती है। जो लिचेन से कहता है, चलो अंदर चलो, तुम्हारे लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग है। लिचेन जवाब देता है, तुम जानते हो मुझे सरप्राइजेस में इंटरेस्ट नहीं, पहले सबको बाहर भेजो फिर मैं आता हूँ। जैसे ही लिली निकलती है, बड़बड़ाते हुए कहती है, भगवान करे इस लड़के का बच्चा किसी को ना हो, वरना उसके आसपास जो भी लड़कियां घूम रही हैं सब बर्बाद हो जाएंगी। यांजे अब यांशी की तरफ मुड़ता है, तुम ठीक हो? कोई पेट दर्द तो नहीं? चाहो तो ड्राइवर भेज दूं? तभी फ्लैशबैक दादाजी कहते हैं, यांशी अब हमारे साथ रहेगी, हम ही आज से उसकी फैमिली है। यांजे, तुझे उसका ध्यान रखना है। छोटा यांजे चॉकलेट बढ़ाते हुए, रो मत छोटी बिल्ली, अब तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करेगा। बैक टू प्रेजेंट। बाथरूम में सिसी कहती है, गु यांजे का बिहेवियर तो बहुत ही डाउटफुल हो गया है, सगाई अब तक टूटी नहीं और सामने से लिली को क्लब में ले आया। यांशी शांत थी। फॉरगेट इट, अभी तो पैड खरीदना है, मैं जाकर ले आती हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलती है, सामने खड़ा मिलता है फूलिचेन। वो धीमे से उसे हल्के से हक करता है। तो क्या ये सच है? तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? यांशी एकदम नर्वस, प्लीज जाने दो, कोई देख लेगा। लिचेन, तो क्या तुम्हारी धड़कन खुद बता रही है कि फीलिंग्स एक तरफा नहीं है? अगर सबको पता चल जाए कि हमने वो रात साथ बिताई थी और अब तुम प्रेग्नेंट हो? यांशी, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं। लिचेन, मुझे सब याद है, उस रात तुम बहुत प्यारी लग रही थी। उसका हाथ यांशी के पेट की तरफ बढ़ता है। यांशी, स्टॉप प्लीज। लिचेन, मैं तुम्हें नहीं अपने बच्चे को फील कर रहा हूँ। तभी पीछे से आती है सिसी, सब कुछ देख रही थी। यांशी पीछे हटती है, मुझे जाने दो। लिचेन, माफ करना, इस वक्त जाने देने का मन नहीं है। उम्मीद है तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिसी बहाना बनाती है, लगता है मुझे जाना पड़ेगा मेडिकल स्टोर। लिचेन रोकता है, तुम मेडिकल इक्विपमेंट में डील करती हो ना? बीजिंग के किसी भी हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? सिसी तुरंत यांशी को धक्का देती है, ये रही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू मिस्टर लिचेन। सॉरी यांशी, अर्जेंट काम आ गया, मैं निकल रही हूँ। यांशी गुस्से में, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। लिचेन, तुम्हारी दोस्त प्रैक्टिकल है, जानती है कि किसे चुनना है। अब चलो मेरे साथ। यांशी, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लिचेन, तुम्हें जाना होगा, एक डैड होने के नाते मेरा भी कुछ हक बनता है। वो उसके करीब आता है जैसे किस करने वाला था, तभी यांजे वहाँ आता है। क्या चल रहा है ये सब? लिचेन सीधा जवाब देता है, कुछ नहीं, बस यांशी को घर छोड़ने की बात हो रही थी। यांशी तुरंत जोड़ती है, हाँ, मैंने सिसी को बुलाया था, वही लेने आ रही थी। वो फोन करती है लेकिन सिसी कॉल नहीं उठाती। लिचेन 1 सेकंड का भी टाइम नहीं गंवाता, उसे उठाकर सीधे गाड़ी में डाल देता है। यांशी सीट पर खुद को समेट लेती है। जब लिचेन उसकी सीट बेल्ट लगाने आता है तो कहता है, तुम्हें अपने फिगर पर बहुत भरोसा है, लेकिन ऑनेस्टली उतना भी इम्प्रेसिव नहीं। यांशी तुरंत जवाब देती है, जैसे तुम्हारा क्यूट और कॉम्पैक्ट। लिचेन हंसते हुए, उस रात तो तुम नशे में थी, अब सब कुछ क्लियरली फील करवा दूं? वो पास आने ही वाला था, तभी यांजे की आवाज आती है, यान, क्या तुम हो? लिचेन धीमे से यांशी के कान में, अगर नहीं चाहती कि सब कुछ यांजे को पता चले तो चुपचाप मेरे साथ चलो। यांशी अब ज्यादा बहस नहीं करती, बस धीरे से कहती है, ठीक है, चलती हूँ फूलिचेन के घर पर। लिचेन ने यांशी को बड़े प्यार से कहा, बेबी। ये शब्द सुनते ही यांशी थोड़ी ठिठक गई। उसे याद आया, जब से उसके परिवार वाले गए हैं तब से किसी ने उसे इस नाम से नहीं पुकारा। वो धीरे से पूछती है, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ तो? लिचेन मुस्कुराता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? क्योंकि उस रात तो कुछ हुआ ही नहीं था, वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी। फिर एक शरारती मुस्कान के साथ कहता है, अगर हो भी जाओ तो क्या, हम शादी कर लेंगे और बच्चे को मिलकर पालेंगे। उसने यांशी से कहा, रुक जाओ, आज रात बहुत लेट हो गया है। यांशी ने साफ मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ एक ही बेड शेयर नहीं कर सकती। लिचेन हंसकर बोला, जिसके साथ सो चुकी हो अब उसी के साथ बेड शेयर करने में शर्मा रही है। यांशी गुस्से में उठ खड़ी होती है, मैं गेस्ट रूम में सोने जा रही हूँ। लिचेन सरप्राइजिंगली बोलता है, ठीक है, जहाँ दिल करे सो जाओ। यांशी थोड़ी शॉक्ड, क्या मैंने इसे गलत समझ लिया था? वो जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है, दरवाजा नहीं खुलता। दरअसल लिचेन ने पहले ही नौकर को बोल दिया था कि बाहर से लॉक कर दे और उसकी इजाजत के बिना न खोले। यांशी वापस आती है और बेड पर बीच में तकिया लगाने लगती है। लिचेन, ये क्या कर रही हो? यांशी,
जो लाइन क्रॉस करेगा वही कुत्ता कहलाएगा। रात में पास आने की कोशिश भी मत करना। लिचेन, अरे वाह, देखना चाहोगी ये डॉग बाइट भी कर सकता है। वो ऐसे करता है जैसे पास आने वाला हो, लेकिन असल में कंबल खींच लेता है क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है। अगली सुबह सरप्राइज, लिचेन नहीं बल्कि यान्शी ही उसके ऊपर लेटी हुई होती है। जैसे ही वो होश में आती है और हटने लगती है, लिचेन हंसते हुए कहता है, तो कैसी लगी अपने फ्यूचर हस्बैंड की बाहों में नींद? अगर चाहो तो हर दिन ऐसे उठ सकते हैं। यान्शी एकदम घबराकर वहां से भाग जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसने पिछली रात प्रेगनेंसी टेस्ट लिया ही नहीं। वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है। बाहर निकलते ही लिचेन पूछता है, क्या तुम इतनी खुश हो मेरे बच्चे की माँ बनने पर? यान्शी ताना मारती है, तुम अपने बारे में ज्यादा ही सोचते हो। वो उसे टेस्ट दिखाती है, नेगेटिव। लिचेन हंसते हुए, कोई बात नहीं, तब नहीं तो अभी फिर से ट्राई करते हैं। यान्शी, मुझे लेट हो रहा है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये कहकर वो पतली गली से निकल जाती है। हॉस्पिटल में राउंड के दौरान यान्शी को लिचेन बैठे हुए दिखता है। वो सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा है। उसका कलीग बताता है ये डीन से मिलने आया है। हर महीने ये कई हॉस्पिटल्स में भारी डोनेशन देता है ताकि किसी गरीब को पैसों की कमी में इलाज न छोड़ना पड़े। मैं चलती हूँ, राउंड्स में लेट हो रहा हूँ। यान्शी सोचती है बचपन से जानती हूँ इसे, फिर भी इसके बारे में इतना कम जानती हूँ। वो उसके पास जाती है और उसके सोते हुए चेहरे को देखती है, शांत, हैंडसम, मासूम। तभी लिचेन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। यान्शी चौंक जाती है। लिचेन, यान्शी, याद है जब तुम 17 साल की थी तो क्या कहा था? फ्लैशबैक, वो अपने पेरेंट्स की कब्र पर जा रही थी। यान्शी, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? लिचेन, दादाजी हॉस्पिटल में है, यानजे विदेश में है, तो मैं ही साथ आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम अकेले जाओ। प्रेजेंट में, यान्शी, मुझे आगे क्या हुआ याद क्यों नहीं आ रहा? लिचेन, प्रिंसेस तुम कितनी भूलकर हो। जब तुम 17 की थी तुमने कहा था अगर मैं दुनिया के सारे डाइंग पेशेंट्स को बचाने में मदद करूंगा तो तुम मुझसे शादी करोगी। तभी तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना ताकि तुम्हारा सपना पूरा कर सकूं। लेकिन फिर तुमने गुयांजे से सगाई कर ली। वो उठकर जाने लगता है। यान्शी उसका हाथ पकड़ती है। थैंक यू उस रात मेरे साथ होने के लिए और अब जो कर रहे हो उसके लिए भी। लिचेन उदासी से मुस्कुराता है। काश तुम समझ पाती कि मैं ये सब थैंक यू सुनने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन क्या तुम मुझे कभी वैसे देखोगी जैसे यानजे को देखती हो? यान्शी चुप रहती है और लिचेन चला जाता है। शाम को, डीन डॉक्टर सू, क्या मिस्टर फू ने आपसे हाल में संपर्क किया? यान्शी, नहीं, क्यों? डीन, उन्होंने कहा था कि वो हमारे हॉस्पिटल को 521 मिलियन डोनेट करेंगे। आज कॉल किया तो रिसीव ही नहीं किया। पीछे से सिसी बोलती है, क्या तेरा उनसे झगड़ा हुआ है? डीन, ये डोनेशन बहुत जरूरी है, क्या आप उन्हें कॉल करके बात कर सकती हैं? यान्शी, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। वो कॉल करती है लेकिन लिचेन नहीं उठाता। सिसी, क्या कर दिया तुमने जो अब वो इग्नोर कर रहा है? तभी जो का बर्थडे इनविटेशन आता है। यान्शी को एक आइडिया आता है। वो मॉल जाती है, जो के लिए गिफ्ट खरीदती है और लिचेन के लिए भी एक छोटा सा तोहफा लेती है। तभी सिसी कहती है, देखो, गु यानजे की र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड भी यही है और तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहने हैं। क्लियर है तुम्हें कॉम्पीट करने आई है। लिली आती है। मैं गु यानजे को टाई देना चाहती हूँ। किस तरह की पसंद आएगी उसे? तुम तो उसकी बहन जैसी हो, कुछ सजेशन दे दो। यान्शी, अगर तुम उसे टाई देना चाहती हो तो रिलेशन काफी क्लोज होगा ना। वैसे उसे इंसोम्निया हो गया था तो मैंने 2 रातें उसके साथ रहकर उसकी मदद की थी। फिर पूछती है, वैसे तुम दोनों ने मतलब किया क्या? लिली, ये हमारा प्राइवेट मैटर है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। यान्शी, मिस जांग, मैं अभी भी नाम की उसकी मंगेतर हूँ। अगर तुमने कुछ किया है और बात बाहर आ गई तो लोग तुम्हें मिस्ट्रेस कहेंगे। सच में ये टाइटल चाहिए तुम्हें? लिली, मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। सिसी फोन निकालती है। कौन कहता है हमारे पास प्रूफ नहीं है? वो वीडियो दिखाती है जिसमें लिली ने खुद सब कुछ इनकार न करते हुए स्वीकार लिया था। लिली गुस्से में, ठहरो, अब मैं बताती हूँ तुम्हें, और वहाँ से चली जाती है। सिसी ने जब यान्शी से पूछा कि क्या वो सच में उस स्कम्बैग के साथ अपनी सगाई तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं रही, तो यान्शी ने हल्की आवाज में बस इतना कहा कि दादाजी की तबीयत पहले भी खराब रही है और उसे डर है कि कहीं ये खबर उन्हें शॉक न दे दे। सिसी ने समझाया कि चिंता मत करो, मौका मिलते ही बात करना, और फिर दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ी। बर्थडे पार्टी में यान्शी ने जो को गिफ्ट दिया और मुस्कुराकर विश किया, जिस पर जो ने थैंक यू कहते हुए कहा कि बाद में साथ में केक भी कट करेंगे। लेकिन यान्शी की नजरें किसी को ढूंढ रही थी और जो ने मजाक में पूछा कि क्या वो गुयांजे को ढूंढ रही है, जिस पर यान्शी ने झट से मना करते हुए कहा कि वो तो बस देख रही थी कि फू लिचेन आया है या नहीं। जो ने बताया कि उसने लिचेन को 3 दिन पहले मैसेज किया था और रिप्लाई मिला था, नहीं आऊंगा, पढ़ लिया है। लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि अगर लिचेन नहीं आना चाहता तो रिप्लाई भी नहीं करता, शायद वो आ ही जाए। जो को स्टेज पर बुला लिया गया और यान्शी भी चलने लगी, लेकिन तभी गुयांजे उसके सामने आ गया, लिली के साथ, वो भी काफी क्लोज अंदाज में। यान्शी का दिल टूट गया। वो सोचने लगी कि शायद यान्जे उसे कभी बहन से ज्यादा देख ही नहीं पाया। वो पार्टी से बाहर निकलने लगी लेकिन उसका पैर मुड़ गया और वो गिरने ही वाली थी कि लिचेन ने फिर से उसे थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू देखकर लिचेन ने पूछा कि वो रो क्यों रही है, और जब उसने यान्जे और लिली को देखा तो गुस्से में कहा कि क्या वो वाकई उस इंसान से इतना प्यार करती है जो उसे कभी डिजर्व ही नहीं करता। यान्शी ने बस इतना कहा कि यान्जे उसका परिवार है। इस पर लिचेन ने उसे याद दिलाया कि यान्जे ने कभी उसे पत्नी मानने का सोचा तक नहीं और अब वो किसी और के साथ खड़ा है। क्या फिर भी यान्शी को लगता है कि वो उसका है? यान्शी की आवाज भर्राई। उसने बताया कि जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब उसने अपना पूरा परिवार खो दिया था और तब से बस दादाजी और यान्जे ही उसका सहारा थे। वो
रिश्ते को सिर्फ इसलिए पकड़े हुए थी क्योंकि अगर सगाई टूट जाती तो उसके पास कहने को घर भी नहीं बचता। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और लिचेन ने उसे गले से लगा लिया। यान्शी चौंकी और फुसफुसाई के लोग देख रहे हैं, लेकिन लिचेन ने बस इतना कहा कि 2 महीने हो गए हैं उसे देखे हुए, सिर्फ एक बार गले लगाने दो, कुछ नहीं करूंगा, बस थोड़ी देर पकड़ कर रखना चाहता हूँ। यान्शी का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग गई। लेकिन ये सब जो ने देख लिया था तो उसने लिचेन से सख्त लहजे में पूछा कि उसने यानयान के साथ क्या किया और क्या उसके मन में उसके लिए कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि वो भूल न जाए कि यान्शी अभी भी गु यानजे की मंगेतर है। लिचेन और गु यानजे ने खुद ही तो कहा था कि वो ओपन रिलेशनशिप चाहता है। अब बताओ ऐसे इंसान के लायक है वो। पार्टी हॉल में यान्शी ने जब यानजे और लीली को एक साथ देखा तो लीली ने मौके का फायदा उठाते हुए अपना ब्रासलेट दिखाया और तंज कसा कि ये यानजे ने गिफ्ट किया है, अगर यान्शी को पसंद है तो रख सकती है। लेकिन यान्शी ने बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब दिया कि चूंकि मिस लीली इतनी नेक नियत से गिफ्ट दे रही है तो वो इसे ऑक्शन हाउस भेजकर उससे मिलने वाली रकम हॉस्पिटल को डोनेट कर देगी ताकि जरूरतमंद मरीजों का इलाज हो सके। यान्शी के इस जवाब से जहाँ यानजे ने उसकी बात में साथ दिया, वहीं लीली का चेहरा देखने लायक था। अगले दिन हॉस्पिटल की चैरिटी पार्टी में जब डीन ने लिचेन को कॉल किया और कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने यान्शी से रिक्वेस्ट की, और हैरानी की बात ये थी कि लिचेन ने पहली घंटी में ही कॉल उठाया और हाँ बेबी कहकर रिसीव किया। यान्शी के इनवाइट करते ही वो अपनी बिजनेस मीटिंग छोड़कर तुरंत पहुंच गया और सीधा यान्शी के बगल में आकर बैठा। डीन मुस्कुराते हैं, फिर बोलते हैं, अचानक याद आया, मुझे हॉस्पिटल में कुछ जरूरी काम है। डॉक्टर सू, आप मिस्टर फू को कंपनी दीजिए और हाँ कुछ नए डिशेस भी मंगवा लेता हूँ। जैसे ही डीन और बाकी चले जाते हैं यान्शी को मैसेज आता है, मिस्टर फू को खुश रखना, हॉस्पिटल ने बहुत कुछ पाया है उनकी वजह से। यान्शी हार मानती है, फू लिचेन ये सूप पी लीजिए। लिचेन तुम ही पिला दो ना। यान्शी इतने कमजोर हो गए हो क्या, खुद नहीं खा सकते? लिचेन अपना सिर उसके कंधे पर रखकर 2 रातों से मीटिंग में लगा था, अभी अभी छोड़ी है, थोड़ी तो रहम करो मुझ पे। यान्शी चुपचाप उठती है और सूप सर्व करने लगती है। अगली सुबह जब डीन ने पूछा कि डोनेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ या नहीं तो यान्शी ने कहा जी हो गया। वो टाई देखती है जो उसने लिचेन के लिए ली थी और सोचती है कि इतना बड़ा योगदान देने वाले के लिए एक थैंक यू तो बनता है। तभी कमरे में यानजे आता है और टाई को देखकर ताना मारता है, लेकिन यान्शी साफ कहती है कि ये टाई उसके लिए नहीं है और जिस इंसान के लिए है वो कभी उसे धोखा नहीं देगा। ऑफिस में लिचेन के साथ उसकी मुलाकात होती है विनी से, जो बचपन से उसकी कट्टर प्रतिद्वंद्वी रही है। विनी ने फिर वही पुराना जहर उगला, यान्शी के परिवार और अतीत पर गंदे ताने मारे, लेकिन इस बार यान्शी चुप नहीं रही। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा और जब विनी झपटने आई तो लिचेन बीच में आ गया और खुद घायल हो गया। जब विनी ने शिकायत की, लिचेन ने उसकी सारी औकात याद दिला दी और सिक्योरिटी बुलवाकर उसे बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया। बाद में तभी यान्शी नोटिस करती है कि उसके हाथ से ब्लड आ रहा है। वो रोकती है, रुको जख्म दिखाओ, मुझे चेक करने दो। लिचेन शरारत से जवाब दिया, प्रिंसेस सबके सामने स्ट्रिप कराओगी? यान्शी शर्मा जाती है, चलो ऑफिस में चलते हैं। लिचेन वार्न करता है, अब मत कहना कि मैंने मजबूर किया, अपने आप चल रही हो। ऑफिस में लिचेन जैसे ही शर्ट उतारता है, यान्शी बस घाव दिखाओ, सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, पर बिना शर्ट खोले तुम चेक कैसे करोगी? वो खुद को अनड्रेस करता है, घाव गहरा था। यान्शी सोचती है अगर इसने मुझे न बचाया होता तो। वो पूछती है, दर्द हो रहा है? लिचेन अगर दर्द के लिए कुछ करना चाहो तो मैं मना नहीं करूंगा। यान्शी प्लीज 1 सेकंड फ्लर्टिंग बंद करोगे? मेडिसिन बॉक्स कहाँ है? लिचेन देता है और कहता है, बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा फूंक दो ना। यान्शी फूंकने से ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। लिचेन लेकिन जब तुम बच्ची थी और मैं गिर जाता था तो तुम यही करती थी, याद है? जैसे ही यान्शी झुकती है फूंकने के लिए, लिचेन अचानक उसे किस कर देता है। यान्शी तुम ना एक नंबर के बदमाश हो। लिचेन अभी तो देखा नहीं तुमने, बदमाश किसे कहते हैं? वो धीरे धीरे पास आता है। यान्शी चिल्लाती है, फू लिचेन क्या तुम्हारे दिमाग में बस यही चलता रहता है? लिचेन थोड़ा रुकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं हर वक्त ये सब नहीं सोचता यान्शी, लेकिन जब भी सोचता हूँ बस एक ही चीज दिल और दिमाग में होती है, तुम। पता नहीं कैसे, पर मैं हमेशा से बस तुम्हें ही चाहता आया हूँ। अब तुम ही बता दो, क्या ये इतनी बड़ी गलती है? तभी बाहर से गुस्से में एक आवाज आई, गुयानजे दरवाजा पीट रहा था। तुम्हारा ऑफिस लॉक क्यों है लिंचेन? यानजे के इस सवाल पर लिंचेन ने अनमने अंदाज में जवाब दिया, यार इस वक्त तो आने का टाइम नहीं था। यानजे को शक हुआ, अंदर ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख सकता? लिंचेन मुस्कुराया, डर है देख लोगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। यानजे ने चेतावनी दी, 10 मिनट में बाहर आ जाना वरना मैं खुद तोड़ दूंगा। लिंचेन हंसते हुए बोला, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, मुझे 1 घंटा लगेगा। उसके जाते ही वो फिर से यान्शी की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार यान्शी खुद ही घबराकर टेबल के नीचे छुप गई। कुछ देर बाद यान्जे अंदर आया और पूछा, अगर तुम अकेले थे तो दरवाजा बंद क्यों था? लिंचेन ने उसकी तरफ देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। यान्जे ने खींचकर कहा, क्या देख रहे हो? कोई खास चीज दिख रही है? लिंचेन बोला, अगर देखना है तो बोल वरना बात कर। इसके बाद दोनों के बीच बिजनेस की बात हुई जिसमें यान्जे ने मदद मांगी और लिंचेन ने बदले में एक वादा ले लिया आएगा जब उसे उसकी बात माननी होगी। यान्जे चला गया और टेबल के नीचे छुपी यान्शी को देखते हुए लिंचेन मुस्कुराया, अब बाहर आ जाओ, अगर नीचे ही रहना है तो कुछ करना है
है क्या? मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट करूंगा। घबराकर यान्शी बाहर निकली और झल्लाते हुए बोली, तुम जैसे कभी नहीं सुधर सकते। फिर उसने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे थमा दिया, वही टाई जो उसने उसके लिए खरीदी थी। लिनचेन जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सवाल किया, ये टाई क्या कभी गुयांजे को भी गिफ्ट की है? जब यान्शी ने नहीं में सिर हिलाया तो वो ठहाका मारकर हंस पड़ा। तो फिर ये टाई तुम मुझे खुद पहना दो, वैसे भी तुम्हारे हाथों से बहुत कुछ पहनना है। यान्शी ने उसे टाई पहनाई और फिर गंभीर होते हुए बोली, डोनेशन सेरेमनी 2 हफ्ते में है, प्लीज टाइम से आना। लिनचेन ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, तुम कहो तो जान भी दे दूं, सेरेमनी तो क्या चीज है। 2 हफ्ते बाद वो सेरेमनी में आया और यान्शी से कहा कि उसकी ड्यूटी खत्म होते ही वो उसे घर छोड़ देगा, लेकिन यान्शी ने साफ मना कर दिया। सिसी का ब्रेकअप हुआ है, आज रात हम दोनों थोड़ी ड्रिंक करने जा रहे हैं। लिनचेन ने मजाकिया अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, मैं और जो भी साथ चलेंगे। बार में सिसी पूरी तरह नशे में थी और जो से चिपकी जा रही थी। जो चिल्लाया, डोंट टच मी। फिर यान्शी से बोला, मैं पहले तुम्हारी दोस्त को घर छोड़ देता हूँ। सिसी और जो चले गए। लिनचेन यान्शी की तरफ झुककर बोला, तुम्हें सिसी की फिक्र है या झो की? मुझे तो डर है कहीं सिसी ही झो को हजम न कर जाए। फिर उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हुआ, अब जरा हमारा भी सोच लो। तभी पीछे से आवाज आई, गुयांजे वहाँ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो यान्शी? और लिनचेन, तुम हर बार इसके आसपास क्यों घूमते हो? तुम्हारी तो लिली से अफेयर की खबरें चल रही हैं। लिनचेन ने सधे हुए अंदाज में जवाब दिया, लिली ब्रांड की इमेज फेस है, अफेयर वगैरह कुछ नहीं। वैसे भी रात के इस वक्त ये सवाल पूछने का क्या मतलब? यान्जे यान्शी की तरफ बढ़ा, चलो घर चलते हैं। लेकिन यान्शी ने हाथ झटकते हुए कहा, मुझे मत छुओ, मैं खुद चली जाऊंगी। रास्ते में कुछ गुंडों ने यान्शी को घेर लिया। वो डर गई, लेकिन तभी लिनचेन पहुंचा और एक एक करके सबकी धुनाई कर दी। यान्शी भागकर मदद बुलाने जाती है। रास्ते पर यान्जे मिला तो उसने कहा, लेचन अपना ख्याल खुद रख सकता है, तुम घर चलो। पर यान्शी ने कहा, नहीं, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब यान्शी वापस लौटी तो देखा कि सभी गुंडे जमीन पर पड़े हैं और लिनचेन बुरी तरह घायल था। उसकी हालत देखकर यान्शी की आंखें डबडबा गईं। क्यों लौट आई मंगेतर को छोड़कर? लिनचेन ने पूछा, क्या मुझसे प्यार हो गया है या फिक्र हुई? यान्शी ने सिर्फ इतना कहा, अभी बात मत करो, दिखाओ चोट कहाँ लगी है। लिनचेन ने धीमे से कहा, चोट हाथ में नहीं लगी, दिल में लगी है। फिर धीरे से जोड़ा, जाओ गुयांजे के पास लौट जाओ, मैं ठीक हूँ। वो चुपचाप यान्जे के साथ घर लौट आई। यान्जे सफाई देने लगा, मुझे और लिली को लेकर जो सुना वो सब झूठ है, मुझ पर भरोसा करो। यान्शी थकी हुई थी, उसने बस इतना कहा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर जाते समय दरवाजा लॉक कर देना। दरवाजा बंद होते ही उसने फोन उठाया और लिनचेन को मैसेज किया, तुम ठीक हो? डॉक्टर ने क्या कहा? लिनचेन ने झूठ लिखा, ठीक नहीं हूँ, हॉस्पिटल में रात भर रहना पड़ेगा। हकीकत में उसे डिस्चार्ज मिल चुका था। यान्शी ने लिखा, कल सुबह आऊंगी, तुम्हारा फेवरेट सूप लाऊंगी। अगली सुबह वो आई और सूप लेकर पहुंची। लिनचेन ने मासूमियत से कहा, हाथ में चोट है, क्या तुम अपने हाथों से खिला दोगी? यान्शी ने हिचकिचाते हुए सूप लाया, फिर बोली, ड्रेसिंग मत भूलना, अगर नहीं आती तो मैं कर दूंगी। लिनचेन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, गुयांजे से सगाई तोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। यान्शी ने पलटकर पूछा, फिर क्या करोगे? लिनचेन का जवाब था, फिर तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर यान्शी चुप रह गई, फिर जल्दी से उठकर बोली, मुझे अब हॉस्पिटल जाना है, और वो वहाँ से निकल गई। उस रात वो अपने गृहनगर जाने के लिए पैकिंग कर रही थी, तभी यान्जे आ गया। चलो मैं मदद कर देता हूँ। यान्शी ने सिर उठाए बिना कहा, मैं 23 साल की हूँ, अपना सामान खुद पैक कर सकती हूँ। यान्जे हल्के से मुस्कुराया और बोला, पता है, लेकिन फिर भी कल मैं तुम्हारे साथ यूनचेंग चलूंगा। वो चौंक गई, पर तुमने तो कहा था कि मीटिंग है। अब नहीं है, मीटिंग पोस्टपोन हो गई। सुबह सुबह यान्शी अपने माँ पापा की कब्र पर पहुंची थी, हाथों में फूल लिए, आंखों में कुछ थमा हुआ सा दर्द। वो कब्र के सामने बैठी और बहुत धीमे स्वर में बोली, मम्मा को ऑरेंजेस बहुत पसंद थे। यान्जे, क्या तुम बाहर से थोड़े ले आ सकते हो? यान्जे ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुआ, यान्शी टूट गई। अपनी माँ पापा से फुसफुसाते हुए बोली, मॉम डैड, मैंने फैसला कर लिया है, मैं गुयांजे से सगाई तोड़ रही हूँ, मैं अब और नहीं झेल सकती। पर उसे ये नहीं पता था कि कुछ दूरी पर पेड़ की आड़ में वो लिनचेन खड़ा ये सब सुन चुका था। थोड़ी देर बाद यान्जे रेजिडेंस की हालत देखते हुए बोल पड़ा, अब इस घर की हालत ऐसी है कि कोई सफाई वाला भी इसे साफ न करना चाहे, चलो होटल चलते हैं। तभी उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई और वो बात करने के लिए अलग चला गया। और तभी सामने से आया फू लिनचेन। यान्जे चौंक गया, तू यहाँ कैसे? लिनचेन हल्की मुस्कान के साथ बोला, पास ही एक टेक्नोलॉजी कंपनी का एक्विजिशन डिस्कस करने आया हूँ, और क्या संयोग है कि तुम और यान्शी दोनों यही हो। यान्जे ने जल्दी में कहा, मैं तो अब जा रहा हूँ, यान्शी का ख्याल रखना कुछ दिन। लिनचेन मुस्कुराते हुए बोला, जाओ और निश्चिंत रहो, तुम्हारी बहन का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। उस रात डिनर पर यान्शी ने एक डिश की तरफ इशारा किया, ट्राई दिस वन, बहुत टेस्टी है। लिनचेन ने बिना कुछ कहे उसकी प्लेट से ही एक बाइट ले लिया। यान्शी हैरान, ओहे मेरा क्यों खा रहे हो? लिनचेन आराम से बोला, क्योंकि तुम्हारा ज्यादा टेस्टी है। ये देख शॉपकीपर हंस पड़ा, बिल्कुल परफेक्ट कपल लगते हो आप दोनों। यान्शी झेपते हुए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पर लिनचेन के चेहरे पर खुशी साफ थी। उसने शॉपकीपर को मोटी टिप दी। शॉपकीपर ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो तुम दोनों, बहुत प्यारे लगते हो साथ में। डिनर के बाद जब लिनचेन उसे होटल छोड़ने आया तो बोला, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। यान्शी ने पूछा, होटल में कोई रूम नहीं? लिनचेन ने खुद फोन उठाया और पूछा, हेलो, कोई रूम अवेलेबल है? सॉरी मैम, आज सभी रूम्स बुक्ड हैं। फिर उसने मासूमियत
अहमियत से कहा, मैं तुम्हारे रूम में नहीं रुकना चाहता, बस लॉबी में किसी चेयर पर काम चला लूंगा। गुड नाइट कहकर चला गया। लेकिन यान्शी का दिल मान नहीं रहा था। वो धीरे से लॉबी में पहुंची। चलो आज रात साथ रुक जाते हैं। लिंचेन थोड़ी एक्टिंग करता है पर फिर मान जाता है। और तभी होटल में एक कपल एंटर करता है। कोई रूम खाली है पूछते हैं। मैनेजर मुस्कुराता है, हाँ सर, सारे टाइप्स के रूम्स अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड, किंग साइज, डीलक्स। रात को शावर के बाद लिंचेन बाहर आया तो देखा यान्शी फोन ढूंढ रही थी। वो अचानक ट्रिप कर गया और सीधा यान्शी पर गिर पड़ा। फू लिंचेन उठो मुझसे, यान्शी चिल्लाई। लिंचेन मासूम सा बना बोला, सॉरी, पैर फिसल गया, उठने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लेग क्रैम्प आ गया है। ड्रामा मत करो। यान्शी झल्ला गई। वो उठ गया लेकिन फिर सीरियस होकर बोला, तुम गु यानजे से कब सगाई तोड़ रही हो? यान्शी बोली, जल्दी, बस थोड़ा टाइम दो। लिंचेन ने आंखों में गहराई से कहा, ज्यादा इंतजार मत कराना मुझे। अगली सुबह लिंचेन उठा और बोला, तुम इतनी जल्दी उठ गई? उठाया भी नहीं। यान्शी मुस्कुराकर बोली, तुम देर रात तक मीटिंग में थे, मैंने सोचा अकेले ही साफ सफाई कर लूं। लिंचेन बोला, चलो अब मैं भी हेल्प करता हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे पर तकिए फेंकते हुए खिलखिलाते हुए रूम साफ करने लगे। थोड़ी देर बाद यान्शी ने पूछा, आज के लिए रूम बुक किया? लिंचेन ने दुखी होकर कहा, पीक सीजन है, कोई रूम नहीं मिला। यान्शी ने कंबल पकड़ाते हुए कहा, तो गेस्ट रूम में सो जाओ। लिंचेन ने ड्रामा चालू किया, कल रात तुम्हारे साथ एक ही बेड पर सोया था, कुछ किया क्या मैंने? अब गेस्ट रूम में डाल रही हो? वो वापस बेड पर लेट गया और बोला, मैं ठीक से सोया भी नहीं और तुम भी जल्दी उठ गई, सो जाओ ना। जैसे ही यान्शी सोई वो धीरे से उसे गले से लगा लेता है। चौंककर यान्शी बोली, तुम कर क्या रहे हो? लिंचेन शरारती अंदाज में, एक हॉट ब्लडेड मर्द के साथ इतनी शांति से सो रही हो, तुम भोली हो या बेवकूफ? उसी पल गु यानजे का कॉल आता है। यान्शी कॉल उठाती है लेकिन तभी लिंचेन उसे किस करने लगता है। यान्शी चौंककर चिल्ला उठती है। फोन पर यानजे पूछता है, क्या हुआ यान यान? पीछे से लिंचेन, उसे बता दो कि तुम मेरे साथ हो, तुम पागल हो गए हो क्या? यान्शी बोली और कॉल काट दी। यानजे दोबारा कॉल करता है। इस बार खुद लिंचेन फोन उठा लेता है। पर तुमने नहीं कबूला कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं यानजे को सब दिखा दूंगा। हाँकते हुए यान्शी बोली, ठीक है, हाँ मुझे तुमसे प्यार है। लिंचेन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी यान्शी उसे जोरदार किक मारती है, फोन छीनती है और भाग जाती है। लिंचेन दर्द में तड़पता हुआ चिल्लाता है, सो यान्शी तुम बहुत क्रूर हो, हेल्प करो ना। यान्शी अंदर आई, उसे घूरती हुई बोली, इतना भी जोर से नहीं मारा मैंने। लिंचेन आंखें मसलते हुए कराहता है, क्या तुमने पूरी ताकत से मारा था? यान्शी एक पल को खुद भी सोच में पड़ गई। अच्छा चलो ठीक है, अब तो उठो, अस्पताल चलते हैं। पर लिंचेन फिर भी वही डायलॉग मारता है, अस्पताल तो 1 घंटे दूर है और अगर तुमने अभी यहाँ चेक नहीं किया तो हो सकता है मैं तुम्हें फ्यूचर में कभी खुशियां ही ना दे पाऊँ। यान्शी को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। तुम्हें अब भी मजाक सूझ रहा है? लिंचेन उसे पपी आई से देखता है और धीरे से कहता है, तो फिर खड़ी क्यों हो? चेक करो ना बेबी। उधर दूसरी तरफ गु यानजे अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसने जो से कहा, मुझे यूनचेंग वापस जाना होगा। यान्शी ने अब तक कॉल का जवाब नहीं दिया। जो ने उसे समझाने की कोशिश की, रिलैक्स यार, शायद नहा रही हो या फिर फोन साइलेंट पर हो, वैसे भी तुमने खुद फू लिंचेन को भेजा था उसका ख्याल रखने के लिए। थोड़ी देर बाद यान्शी ने आखिरकार कॉल बैक किया। फू लिंचेन घायल हो गया था, मैं उसका इलाज कर रही थी। यानजे को भरोसा नहीं हुआ, वो तो इतना स्ट्रांग है, उसे चोट कैसे लग गई? यान्शी ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद जवाब दिया, उसने खुद को चोट पहुंचा दी, अब लेट हो रहा है, सो जा। यानजे कॉल कट होते ही पीछे से एक आवाज आई, सब कुछ बर्बाद हो गया। लिंचेन सिर पकड़ कर बैठा था। यान्शी भड़क गई, तुम चुप रह सकते हो क्या? मैंने इतना भी जोर से नहीं मारा। लिंचेन गुस्से में, तुम देखा भी नहीं है और कह रही हो कि सीरियस नहीं है, और वैसे भी एक जेंटलमैन को मारने की हिम्मत कैसे हुई? यान्शी भी अब झल्ला उठी, क्योंकि तुम हर बार कोई बहाना बना लेते हो मुझे छूने का। अब जो कर रहे हो, लिंचेन नाटकीय अंदाज में बोला, तुम इतनी क्यूट हो तो फिर खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यान्शी ने गहरी सांस ली और थक कर बोली, आज के लिए बहुत हो गया, अब चुप रहो और सो जाओ। अगली सुबह फिर वही सीन। जैसे ही यान्शी उठी, उसका सिर लिंचेन की बाहों में था। वो थोड़ा पीछे हटने लगी। तभी लिंचेन धीमे से हंस की आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग मेरी छोटी प्रिंसेस, फिर से मेरी गोद में आ गिरी, सोते सोते भी खुद कंट्रोल नहीं कर सकती क्या? यान्शी झेपते हुए पीछे हट गई, शायद ठंड ज्यादा लग रही थी। तभी दरवाजे के बाहर से दादाजी की आवाज आई, यान्यान दादाजी आ गए हैं मिलने, उठी क्या तू? दोनों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे टाइम बम फटने वाला हो। यान्शी जल्दी से दरवाजा खोली। दादाजी अंदर झांकते हुए बोले, अरे वाह, एक ही दिन में पूरा रूम साफ कर लिया। और वो फू लिंचेन कहाँ है जिसने तेरी हेल्प की? यान्शी ने झट से कहा, वो इम्पोर्टेंट काम की वजह से छोड़कर चला गया। दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर। क्या अकेले छोड़ गया? मैंने तो पहले ही कहा था इन लड़कों पे भरोसा मत किया कर, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ। चल मैं देखता हूँ सफाई कैसी की है। वो अंदर जाने ही वाले थे कि यान्शी बीच में आ गई। ग्रैंडपा भूख लगी है ना, चलिए कुछ अच्छा खाते हैं। एयरप्लेन का खाना तो बिल्कुल बेस्वाद होता है। और फिर दादाजी को ऑलमोस्ट खींचती हुई ले गई ताकि वो बेड पर सो रहे लिंचेन को न देख लें। शाम को जब लिंचेन फिर से यान्शी के पास आने की कोशिश करता है, यान्शी धीमे से फुसफुसाई, ग्रैंडपा दूसरे कमरे में है, तुम क्या कर रहे हो? लिंचेन शरारती अंदाज में, तो क्या हुआ, जब तक तुम आवाज नहीं करोगी किसी को पता नहीं चलेगा। यान्शी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मत समझो मुझे पता नहीं तुम्हारी ये चालाक लोमड़ी वाली हरकतें, लेकिन मैं जानती हूँ तुम ग्रैंडपा की रिस्पेक्ट करते हो। लिंचेन मुस्कुराया, वाओ मेरी प्रिंसेस मुझे इतना अच्छे से जानती है। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो कुछ दिखाता हूँ। और फिर वो उसे एक बेहद खूबसूरत जगह ले गया जहाँ फूलों के बीच चमकते हुए जुगनू उड़ रहे थे। डू यू लाइक इट? उसने पूछा। यान्शी की आंखें चमक उठी। पहली बार जुगनू
जुगनू देख रही हूँ, और वो भी तुम्हारे साथ। फिर वो हंसकर बोली, तुम्हें याद है जब मैं 17 की थी, तुमने मुझे ग्लास फायरफ्लाई लैम्प गिफ्ट किया था? लिनचेन मुस्कुराया। हाँ, वो मैंने 17 साल की यांशी के लिए दिया था, लेकिन अब जो 23 की यांशी है उसके पास भी होना चाहिए। चलो ये आखिरी दिन यादगार बनाते हैं। रात को यांशी उस ग्लास लैम्प को निहारती रही और अपने दिल को समझ ही नहीं पाई कि वो वाकई फू लिनचेन से प्यार करने लगी है। अगले दिन यांशी अपने शहर लौट चुकी थी। अस्पताल में उसकी शिफ्ट चल रही थी, लेकिन पैर में थोड़ी सी चोट थी तो हल्की लंगड़ाहट से चल रही थी। तभी सामने से फू लिनचेन आ गया। तुम एक्सीडेंट में घायल हुई और मुझे बताया भी नहीं? यांशी चौंकी। तुम्हें कैसे पता चला? असल में लिली ने जानबूझकर उसे टक्कर मारी उसी दिन जब वो वापस लौटी थी, और अस्पताल के डीन को ये बात पता चल गई थी, जिसने फौरन लिनचेन को कॉल कर सब बता दिया। वो बिना कुछ कहे उसे गोद में उठा लेता है। यांशी विरोध करती है, मैं खुद चल सकती हूँ। लिनचेन सख्ती से, जरा सा भी बात मान सकती हो क्या? हमेशा जिद करती रहती हो। और फिर उसे सीधा घर ले आता है। कार के बाहर उतरते वक्त यांशी उसे थैंक्स कहती है, लेकिन तभी लिनचेन उसे फिर अंदर खींच लेता है। तुम कर क्या रहे हो? लिनचेन धीरे से, अगर कुछ करना होता तो घर तक क्यों लाता? डोंट मूव। वो उसके घायल पैर को धीरे से छूता है। अब भी दर्द हो रहा है? यांशी, पहले बहुत हो रहा था, अब थोड़ा ठीक है। फिर वो गहरी नजरों से देखता है। बी विथ मी, जो चाहो मांग लो, पैसे, चीजें, प्यार, यहाँ तक कि अगर तुम कहो तो आसमान से तारे भी ला सकता हूँ। तभी कार के बाहर से आवाज आती है, फू लिनचेन, तुम अंदर हो? गु यानजे आ चुका था। यांशी घबरा जाती है। लिनचेन फुसफुसाता है, चुप रहो, वो हमें देख या सुन नहीं सकता, लेकिन अगर कार हिलने लगी सोचो यानजे क्या सोचेगा। यानजे बाहर से धमकी देता है, 5 सेकंड में दरवाजा नहीं खोला तो शीशा तोड़ दूंगा। लिनचेन धीरे से शीशा नीचे करता है, शोर मत करो, यांशी सो रही है। यानजे चौंक कर पूछता है, तो तुम्हारी कार में क्या कर रही है? लिनचेन कूल अंदाज में, मुझे डीन ने बुलाया था हॉस्पिटल में डिस्कशन के लिए, वहीं मिली। पैरों में चोट थी, चल नहीं पा रही थी तो मैंने छोड़ दिया। यांजे कुछ बोलता इससे पहले ही यांशी एक्टिंग करते हुए उठती है। थैंक्स लिनचेन, अब मैं अकेले जा सकती हूँ। और फिर यांजे को बिना मौका दिए अकेले ही मेंशन की तरफ चल देती है। अगली सुबह यांशी ने ठान लिया था, अब बहुत हो चुका। वो सीधा गु यांजे के पास पहुंची। इरादा साफ था, उसे अब ये एंगेजमेंट तोड़नी, लेकिन यांजे बिना उसका चेहरा ठीक से देखे ही बोल पड़ा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बाद में बात करते हैं, ठीक है? यांशी बस चुप रह गई। दिल में जितना बोझ था उतना ही खालीपन चेहरे पर उतर आया। नीचे दादाजी आ चुके थे। उन्होंने यांशी को देखते ही कहा, हमारी प्यारी यांशी इतनी उदास क्यों दिख रही है? पर यांशी कुछ कह नहीं पाई। दादाजी का दिल अभी अभी एक बड़े हार्ट अटैक से उभरा था। वो उन्हें और टेंशन देना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद यांशी हॉस्पिटल में थी जब यांजे की मम्मी उससे मिलने आई, हाथ में सूप लेकर। तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, पसंद है ना? यांशी मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद अंकली। वो और जोड़ती हैं, जब से तुम गू फैमिली में आई हो मैंने हर साल तुम्हारे लिए अलग अलग तरीके से मिठाइयाँ बनाई हैं, याद है तुम्हें? लेकिन आज उनका आने का मकसद मिठाई नहीं, एक बड़ा फेवर था। असल में यांजे और लिली एक साथ काम कर रहे थे, और उसी लिली की वजह से यांशी का एक्सीडेंट हुआ था। गुस्से में आकर फू लिनचेन ने वो सारी फाइनेंशियल हेल्प वापस ले ली जो वो यांशी को देने वाले थे। अब पूरा गु परिवार एकदम कगार पर खड़ा था। सबको पता था लिनचेन के दिल में यांशी के लिए कुछ तो है, और अगर वो खुद जाकर कुछ कहे तो शायद वो मना नहीं करेगा। और यांशी हाँ कर देती है। लिनचेन के ऑफिस में जब यांशी अचानक पहुंची तो वो चौंक गया। अरे लिटिल प्रिंसेस यहाँ कैसे? यांशी बोली, डिनर पे इनवाइट करने आई हूँ। लिनचेन ने टीजिंग मोड ऑन कर दिया। हम डिनर के बाद तुम मुझे क्या करने वाली हो? यांशी ने आंखें दरेरी, क्या मैं बस डिनर पे बुला भी नहीं सकती? लिनचेन मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन 6 बजे एक मीटिंग है, लंबी चल सकती है। अगर थक जाओ तो वापस चली जाना, किसी और दिन चलेंगे। यांशी ने सॉफ्टली कहा, तुम जाओ, मैं यहीं वेट करूंगी। कई घंटे बीत गए और जब लिनचेन वापस आया तो उसने देखा कि यांशी ऑफिस के काउच पर ही सो गई थी। उसने झुककर बड़े प्यार से उसके सोते हुए चेहरे को देखा, पर उसे जगाया नहीं। जब यांशी फाइनली उठी चौंक गई। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लिनचेन ने टीजिंग टोन में कहा। बेबी क्या कर रही थी मेरी गोद में? यांशी घबराकर, मैं एक ऑनेस्ट बच्ची हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। लिनचेन पास आया, पर मैं तो ऑनेस्ट बच्चा नहीं हूँ, बहुत नॉटी हूँ। और उसे किस करने ही वाला था कि तभी सेक्रेटरी दरवाजा खोलकर घुस गई। लिनचेन गुस्से में चिल्लाया, गो आउट, और फिर दोबारा किस के लिए बढ़ा। यांशी फौरन दूर हट गई। तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा अभी भी खुला है, लिनचेन ने मुस्कुराकर कहा। टर्न अराउंड। यांशी को लगा फिर से कुछ नॉटी करने वाला है, लेकिन वो घुटनों पर बैठकर उसके पैर के घाव पर बैंडेड लगा रहा था। यांशी स्तब्ध रह गई। इतना ध्यान, इतनी केयर, क्या वो अब तक नहीं समझ पाई थी कि फू लिनचेन हमेशा उसकी छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखता था? रेस्टोरेंट में यांशी ने थोड़ा मुस्कुराकर पूछा, यहाँ कोई और नहीं है क्या? बिजनेस इतना खराब चल रहा है? लिनचेन ने जवाब दिया, मैंने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। फिर वो सीधे सवाल पे आता है, चलो अब बताओ क्या चाहती हो मुझसे? यांशी ने गहरी सांस ली और फिर वजह बता दी कि क्यों वो उसे डिनर पे बुलाने आई थी। लिनचेन की मुस्कान 1 सेकंड में गायब हो गई। तो अभी इतने वक्त के बाद भी तुम्हारे दिल में सिर्फ गुयांजे ही है? तुम ऑफिस में 3 घंटे सिर्फ उसी के लिए मेरा इंतजार कर रही थी? मैं तो सोच रहा था शायद तुमने ये सब सिर्फ मेरे लिए किया। वो हंसने लगता है, लेकिन वो हंसी टूटी हुई सी थी। एक बात बताओ यांशी, जब तुम मेरे साथ होती हो क्या तुम्हें गिल्टी फील होता है? तुम्हें लगता है कि तुम कोई गलत काम कर रही हो, बस मुझे किसी तरह से झेल रही हो? अब यांशी से रहा नहीं गया। मैं उससे प्यार नहीं करती, सब कुछ सिर्फ उसके लिए नहीं है, लेकिन वो मेरा परिवार है। लिनचेन की आंखों में कुछ पिघला। वो थोड़ी देर सोचता है, फिर बोला, ठीक है, मैं गुयांजे की मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उससे ब्रेकअप करना होगा। यांशी धीरे से हाँ कह देती है। उस रात
रात जब यांशी घर लौटी तो उसके फोन पर फुल इन चेन का एक मैसेज आया, लिटिल प्रिंसेस, आज ही सगाई तोड़नी होगी वरना मैं भी अपना वादा नहीं निभाऊंगा। उधर डिनर टेबल पर यांजे के पिता ने एक तस्वीर यांजे को दिखाई जिसमें वो लिली के साथ नजर आ रहा था। तुम्हारी कंपनी अभी अभी इंटरनेशनल मार्केट में लिस्ट हुई है, उन्होंने गुस्से में कहा। और अब ये स्कैंडल? यांजे ने फौरन सफाई दी। डैड, ये एक गलतफहमी है। लिली हमारी कंपनी की इमेज एम्बेसडर है, कोई हमारी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। पर डैड चुप नहीं हुए। मैंने बड़ी मुश्किल से ये न्यूज दबाई है और मैं साफ कह देता हूँ, मैं किसी एक्ट्रेस को अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उससे फौरन ब्रेकअप कर लो। तभी दादाजी अंदर आए और बोले, यांशी बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, डिनर टाइम है। सब लोग टेबल पर बैठ गए। डिनर के दौरान यांजे के डैड ने फिर मुद्दा छेड़ दिया। वो फैमिली में इस साल एक और बेटा हुआ है। दादाजी बोले, मैं भी परदादा बनना चाहता हूँ। यांशी और यांजे अब छोटे नहीं रहे, अब शादी कर लेनी चाहिए। डैड ने कहा, चलो किसी अच्छे दिन शादी का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। तभी यांशी खड़ी हो गई। दादाजी, अंकल, मैं गुयांजे से शादी नहीं करना चाहती। मैं गुयांजे से शादी नहीं करना चाहती। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैं माफी चाहती हूँ, पर मैं सगाई तोड़ना चाहती हूँ। तभी लिली और यांजे की तस्वीर जमीन पर गिर गई और उसी क्षण दादाजी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हार्ट अटैक आ गया। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई गई और सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में लोग फुसफुसा रहे थे, देखो उसी लड़की की वजह से बुजुर्ग को अटैक आया है। यांशी का दिल टूट चुका था। उसी वक्त वो लिंचेन वहाँ पहुँचता है। लिंचेन, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, यांशी ने कांपती आवाज में कहा। लिंचेन ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम सैड हो क्योंकि तुमने यांजे से सगाई तोड़ी? नहीं, यांशी की आवाज भर्रा गई। मैं दुखी हूँ क्योंकि मैंने उस दादाजी को तकलीफ दी जिन्होंने मुझे बचपन से पाला है। लिंचेन धीरे से बोला, सुयांशी, इस दुनिया में बहुत लोग होते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार हमेशा खुद से होना चाहिए। अपनी खुशी को कुर्बान मत करो। अगर थक गई हो तो थोड़ी देर सो जाओ, मैं यही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ। कुछ देर बाद यांशी ने पूछा, लिंचेन, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए गले लगा सकते हो? यह भी क्या पूछने की बात है? उसने मुस्कुराकर कहा। अगली सुबह जैसे ही यांशी की नींद खुली, उसने कहा, मुझे दादाजी से मिलने जाना है। लिंचन बोला, वो ठीक है, मैंने अभी अभी हॉस्पिटल फोन किया था। यांसी, मैं अब निकलती हूँ, मुझे काम पे जाना है। कौन सा काम? मैंने तुम्हारे लिए कल रात छुट्टी अप्लाई कर दी थी। थैंक यू की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर मेरी बाहों में रहो। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? फिर लिंचेन ने चुपचाप कंबल उठाया और कहा, मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। तुम अगर यहाँ बैठी रही तो मुझे उठने में काफी देर लग जाएगी। यांशी को समझ आ गया कि मामला अब किस लेवल पर टीज किया जा रहा है। शर्माते हुए वो भाग गई। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। लिंचेन हंस पड़ा। इस प्रिंसेस को छेड़ना कितना आसान है। ब्रेकफास्ट के दौरान तुम आज ऑफिस जा रहे हो? यांशी ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ गू हाउस चलूंगा। मेरे साथ क्यों? तुमने अब सगाई तोड़ दी है, अब वहाँ रहना कैसा? और वैसे भी जो विला तुम्हारे घर के पास है वो मेरा ही है, सीधा वहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो मैं तुम्हें किराया दूंगी या फिर कुछ और दे सकती हो। लिंचेन ने आंख मार दी। उसी दिन यांशी ने गू हाउस छोड़ दिया और अब वो अकेली उस विला में थी। इतना बड़ा घर अकेले रहने के लिए बहुत बड़ा नहीं है, उसने हंसते हुए पूछा। लिंचेन चिढ़ाता है, ये बात रात के समय किसी सिंगल आदमी से कहना, मतलब समझती हो ना? तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत लंबा है। हाँ, कल रात तुमने मुझे यूज किया, आज पूरा दिन भी। सुयांशी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? यांशी हंसते हुए उसकी उंगली काट कर भाग गई। अगले दिन हॉस्पिटल में यांशी काफी देर तक अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी अंदर से दादाजी की आवाज आई, सुयांशी, यानबाओ, तुम बाहर 8 चक्कर लगा चुकी हो, आंखें धुंधली हो रही है मेरी, अंदर आओ ना। आखिरकार यांशी अंदर गई। सॉरी दादाजी, सब मेरी गलती है। पास ही कुछ लोग फुसफुसाने लगे, यही है ना वो लड़की जिस अनाथ को गू फैमिली ने पाला, उसी ने उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तभी लिंचेन आ गया। अगर जुबान दान करनी हो तो मुझे बताना, वरना बकवास बंद करो। वो यांशी की ओर मुड़ा। मैं ओपीडी में तुम्हें ढूंढ रहा था, सोचा दादाजी को देख लूं। यांजे की मम्मी बोली, हाँ बेटा, कल तुम कहाँ थी? यांजे बहुत परेशान था तुम्हारे लिए, वो तो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है। लिंचेन ने कहा, नहीं आंटी, गु यांजे खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता है ना? क्या मतलब? यांजे बोला, मतलब ये कि 2 दिन से पूरा बीजिंग कह रहा है कि दादाजी को हॉस्पिटल पहुंचाने वाली सुयांशी, अगर तुम्हें उससे इतना प्यार था तो तुमने उसकी सफाई में एक शब्द क्यों नहीं कहा? क्या ये तुम ही नहीं थे जो एक सेलिब्रिटी के साथ फंस गए और ये हादसा हो गया? और आंटी, आपने ही तो उसे रोका था ना मिलने से। और हाँ, उसने यांजे की ओर देखकर ताना मारा, कल से तुम्हारा डायपर भी मैं ला कर दूंगा, बचे हो या मर्द। दादाजी ने फिर यांशी की ओर देखा। क्या इस रिश्ते में कोई उम्मीद बाकी है? क्या तुम माफ कर सकती हो यांजे को? माफ कीजिए दादाजी, यांशी ने धीरे से कहा। मैं बस तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। यांशी ने कहा, दादाजी, पैसा, नाम, शोहरत, ये सब जरूरी नहीं। मुझे तो एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे सच में प्यार करे, जो सिर्फ मेरा हो, मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे। fu लिनचेन एक कोने में खड़ा ये सब सुन रहा था और मन ही मन उसने खुद से वादा किया, सुयांशी, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। उस रात जब fu लिनचेन यांशी को घर छोड़ने आया तो उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू हॉस्पिटल में सबके सामने मेरा साथ देने के लिए। लेकिन लिनचेन ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, थैंक यू कहना है तो थोड़ी सच्चाई भी दिखनी चाहिए। मैं सिर्फ वर्बल थैंक यू नहीं लूंगा, इस बार मुझे कुछ और चाहिए। इतना कहकर उसने उसे जोर से चूम लिया और फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, अब जब तुम किसी की मंगेतर नहीं रही तो ध्यान रखना सुयांशी, मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहने लगा हूँ और अब तुम्हें भी उसी तरह मुझसे प्यार करवाऊंगा। यांशी लाल हो गई, थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली, अच्छा
चलो देखते हैं तुम क्या क्या करते हो मुझे प्यार में गिराने के लिए। और फिर गुड नाइट कहकर चली गई अपने कमरे में। अगले दिन हॉस्पिटल में लिली का कॉल आया, यान्शी मुझे तेरी कार चाहिए एक दिन के लिए। कोई बात नहीं, यान्शी ने कहा, मैं किसी को बोल दूंगी ड्रॉप कर देगा। शाम को जब यान्शी घर लौटी तो उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसका दिल धड़कने लगा, कहीं कोई चोर तो नहीं या फिर कोई क्रिमिनल। तभी पीछे से किसी ने उसे जोर से जकड़ लिया और यान्शी चीख पड़ी। यान्शी गुस्से में मुड़ी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लिंचेन ने उसे कसकर पकड़ लिया। एक दिन बाहर क्या गया, पीछे पीछे कोई और मर्द आ गया तुम्हें छोड़ने। कौन था वो? मेरे कलीग ने ड्रॉप किया क्योंकि लिली ने मेरी कार ले ली थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं कार भेज देता। चलो अब एक किस करके माफी दो। यान्शी ने उसका चेहरा देखा और ब्लश करने लगी। उसे याद आया वो बात जो सिसी ने कही थी, लड़कों की लंबी नाक मतलब नॉटी थॉट। लिंचेन ने उसकी शक्ल देख ली। क्या हुआ, कुछ गंदा सोच रही हो? क्यों लाल हो रही हो? नहीं, मैं बस नहाकर सोने जा रही हूँ। लिंचेन ने आंख मारी। ओह, तो नहाकर सोने का इन्विटेशन मुझे दे रही हो? चलो, एक ही रात की तो बात है, तुम्हारे इतने प्यार को मना भी कैसे करूँ। और वो सीधा बाथरूम की ओर बढ़ गया। यान्शी ने उसे पकड़ने के लिए उसकी शर्ट खींची और खुद ही लड़खड़ाकर उस पर गिर गई। और हो गया एक एक्सीडेंटल केस। अब तुमने गलती से मुझे किस किया है तो फुल बॉडी टेस्टिंग भी करना है? बिल्कुल नहीं, यान्शी चिल्लाई, वो सिर्फ एक्सीडेंट था। लेकिन लोग सुनेंगे तो सोचेंगे तुमने मुझे कहीं और किस कर दिया। फिर वो अपनी शर्ट ढूंढ रहा था। यान्शी ने गलती से उसे अपना नाइटी पकड़ा दिया। क्या सच में तुम चाहती हो कि मैं ये पहनूं? नो, यान्शी शर्म से लाल हो गई और नाइटी छुपा ली। प्लीज, बहुत देर हो गई है, सो जाओ। ठीक है, लिंचन मुस्कुराया और उसके बेड में चढ़ने लगा। मेरे बेड में नहीं, अपने घर जाके सो। मुझे अपने घर की चाबी नहीं मिल रही। ठीक है, तो फिर सोफा पर जाओ। रात को जब यान्शी सोई तो उसके सपनों में भी फूल इंच था। उसे लग रहा था कि वो उसे चूम रही है, उसे बाहों में भर रही है और उसका नाम पुकार रही है। अचानक उसकी नींद खुली। हे भगवान, ये सपना मैंने देखा। और तभी पीछे से आवाज आई, क्या सपना देखा तुमने? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यान्शी चौंकी। तुम मुझे सपनों में बुला रही थी प्रिंसेस, तो मैं आ गया। पहले तो सोफे ने मेरी कमर तोड़ दी और ऊपर से रात भर तुम्हारे ड्रीम साउंड इफेक्ट्स ने मुझे नींद नहीं लेने दी। आई एम सॉरी। कैसे कॉम्पनसेट करोगी? आज मेरी सर्जरी है, मैं वादा करती हूँ डिनर पे ले चलूंगी। मुझे खाना नहीं, तुम्हें खाना है। और उसने उसे हल्के से काटा। यान्शी ने उसे धक्का देकर बेड से गिरा दिया। अगले दिन हॉस्पिटल में नर्स यान्शी को बताती है कि जिस पेशेंट पर उसने सर्जरी की थी उसे एक संक्रामक बीमारी है। और किस्मत का खेल देखो, यान्शी भी बीमार पड़ गई। उसका शरीर दवा नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने कहा अगर उसने दवा नहीं ली तो सब घबरा गए। यान्शी फॉर्म भरने बाहर गया। तभी फू लिंचेन ने वो कड़वी दवा खुद पी और यान्शी को जबरदस्ती पिला दी। और जब वो बेहोशी में बड़बड़ा रही थी, लिंचेन उसने उसे पास खींचा और चूम लिया। लिंचेन पीछे हटना चाहता था लेकिन फिर खुद भी खो गया। तभी जाओ दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। तुम ये क्या कर रहे हो? वो बेहोश है। ओह, तुम्हें लाइव शो देखना पसंद है? जाओ ने कहा यान्शी को बताऊं तुम यान्शी के साथ क्या कर रहे हो? लिंचेन, मैं भी देखना चाहता हूँ। आखिर वो क्या कर लेगा? बाद में जब यान्शी को होश आया, डॉक्टर ने कहा अब वो डिस्चार्ज हो सकती है। यान्जे की मम्मी झूठ बोलती है, जब तुम बेहोश थी यान्जे ने बहुत ध्यान रखा। बाहर सिसी यान्जे से कहती है डिस्चार्ज पेपर जल्दी भरो। और जैसे ही यान्जे बाहर निकला, सिसी बोली अब सुनो सच, पहले दिन से फुल इंचेन तुम्हारे साथ था। चेहरा पोंछता, दवा पिलाता, एक पल को भी नहीं छोड़ा। यान्शी जब थैंक यू कहा, लिंचेन पास आ गया। बस थैंक यू। तभी यान्जे कमरे में आया। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं उसका टेम्परेचर ले रहा था, लिंचेन ने झूठ बोला। फिर जब सिसी उसे ड्रेस चेंज करवाने ले गई, यान्जे बाहर गया कार लेने। सिसी ने हंसते हुए यान्शी को धक्का देकर लिंचेन की बाहों में डाल दिया। सॉरी, यान्शी बोली। सॉरी मत कहो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आई एम, तुम्हारे बीमार होने पर भी तुम मुझे ही याद कर रही थी। तुमने मुझे अपने सपनों में भी बुलाया। बकवास मत करो। यान्शी भागने लगी पर लिंचेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस एतिया, जब तुम्हारा दिल जानता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्यों भागती हो? तुम कब तक अपने जज्बात छुपाओगी? यान्शी ने पलकें झुकाई। सच में लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ? लिंचेन ने उसे फिर से चूम लिया, इस बार जवाब के लिए नहीं बल्कि सबूत के लिए। कुछ देर बाद यान्जे कमरे में आया। यान्शी कहाँ है? लिंचेन ने मुस्कुराकर कहा, वो सिसी के साथ चली गई। तुम्हें बताया नहीं? रात के अंधेरे में एक बार में बैठा था गु यान्जे, हाथ में शराब और आंखों में अफसोस। जो और लिली उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें तो यान्शी से सगाई तोड़नी थी ना? जो ने पूछा। यान्जे बोला, मुझे गलती हो गई, मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ। वो सिर्फ मेरी हो सकती है, भले ही हम ओपन मैरिज कर लें, लेकिन उसका दिल सिर्फ मेरा होना चाहिए। अगले दिन फू लिंचेन यान्शी को एक रेस्टोरेंट ले गया। अरे एक मिनट, तुम मुझे यहाँ लाए कैसे? क्यों? लग रहा है कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैसे कि कोई कन्फेशन। किसका? तुम किसे प्रपोज करने वाले हो? यान्शी ने मुस्कुराकर पूछा। एक जंगल बिल्ली जिसने 10 साल की उम्र में मेरा दिल चुरा लिया था। वो झुकर उसे चूमने ही वाला था, तभी पीछे से आवाज आई, लिंचेन तुम कर क्या रहे हो? गुयान्जे आ गया था। यान्शी मेरी मंगेतर है, लिंचेन बोला। तुम भूल गए, तुमने ही सगाई तोड़ी है। यान्जे यान्शी की ओर देखता है। क्या उसने तुम्हें मजबूर किया? यान्शी ने लिंचेन का हाथ पकड़ा। नहीं, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, मैं सिंगल हूँ, वो सिंगल है और हम साथ हैं। तुम जल्दी से समझ जाओ तो तुम्हारे
लिए बेहतर होगा। लेकिन यांजे गुस्से से पागल हो गया। तुमने मेरी मंगेतर चुराई? उसने पंच मारा। लिनचेन ने उसका पंच रोक लिया और लात मार दी। यांशी ने सबके सामने कहा, मैं फू लिनचेन से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। यांजे, तुम मेरे लिए सिर्फ भाई हो और कुछ नहीं। जो प्लीज मेरे भाई का ध्यान रखना। और फिर वो लिनचेन के साथ चली गई। हॉस्पिटल में जहाँ लिनचेन अपनी नाक की पट्टी बंधवाने आया था, वो यांशी के कैबिन में घुस आया। तुम्हारे वजह से मैंने अपनी नाक भी तुड़वा ली। अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। यांशी इनकार करती है तो लिनचेन ने जबरदस्ती उसे गुदगुदी करते हुए हाँ बुलवा ही लिया। ठीक है, हाँ मैं शादी करूंगी, लेकिन प्रपोजल बिना रिंग के। लिनचेन ने उसकी उंगली की ओर इशारा किया। मैंने गुदगुदी करते वक्त ही पहनाई थी। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब हर दिन तुम्हें चूमना है, साथ खाना बनाना है और ढेर सारे छोटे यांशीज भी चाहिए। वो उससे फिर चूमने ही वाला था कि दरवाजा खटखटाया गया। गुयांजे आया था अपने हाथ में उसका पसंदीदा सूप लेकर। उसने देखा और हैरान रह गया। ये सब क्या है? हाय ब्रदर इन लॉ। लिनचेन मुस्कुराया। यांशी, बचपन में तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगी। क्या वो सब झूठ था? मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, लेकिन जब तुमने ओपन मैरिज जैसी बातें की सब बदल गया। लिनचेन बीच में बोला, अगर तुम उसे इतना प्यार करते थे तो किसी एक्ट्रेस के साथ अफेयर क्यों किया? मैं अलग हूँ। मेरे दिल में बस यांशी के लिए जगह है। वो तुम्हारी मंगेतर नहीं, मेरी होने वाली बीवी है। यांजे गुस्से से यांशी को मारने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी वो रुक गया। मैंने तुम्हें बहुत चाहा यांशी, मुझे माफ कर दो। मैं माफ नहीं कर सकती, और अगर तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हो तो मुझे मजबूर मत करो। ठीक है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। वो चला गया हार कर। लिनचेन ने यांशी को गले लगाया। तुम्हें किसी और के लिए रोते हुए देखकर मेरा दिल दुखता है। मैं उसके लिए नहीं, अपने लिए रो रही हूँ। उन 10 सालों के लिए जो मैंने बर्बाद कर दिए। अब से हर सेकंड मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तभी हॉस्पिटल में विन्नी आ गई। बोतल हाथ में थी, लेकिन वो पानी नहीं था। जैसे ही यांशी बाहर आई, विन्नी ने एसिड फेंक दिया, लेकिन यांजे बीच में आ गया। उसका चेहरा झुलस गया। लिनचेन ने विन्नी को रंगे हाथों पकड़ा। वो जेल चली गई और यांजे हॉस्पिटल में। उसका ये दर्द शायद उसकी सजा है। यांशी उदास हो गई। मुझे बुरा लग रहा है, ये तुम्हारी गलती नहीं। और यांजे ने खुद कहा था कि तुम्हें बचाकर उसे खुशी मिली। आखिरकार वो दिन आ ही गया, शादी का दिन। इतनी जल्दी शादी? सिसी ने चुटकी ली। क्या तुम प्रेग्नेंट हो क्या? ओह, तो तुम शादी से पहले वो सब नहीं करना चाहती थी, इसलिए फू लिनचेन बेचारा रुका रहा। शादी में यांशी वाकई में परी जैसी लग रही थी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लिनचेन ने कहा, और तुम भी काफी हैंडसम हो। रात को लाइट बंद करके रजाई के अंदर कुछ और हैंडसम दिखाऊं क्या? मेरी नई लुमिनस घड़ी यार, क्या सोच रही थी? तभी यांजे आया। क्या मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट डांस कर सकता हूँ? लिनचेन ने सिर हिलाया। यांशी ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे बहन भाई का हाथ पकड़ती है। डांस के बाद यांजे बोला, तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखने का सपना था, पर अफसोस वो मेरे लिए नहीं था। फिर वो लिनचेन की तरफ मुड़ा। प्लीज इसका ध्यान रखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिनचेन बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। और इस तरह एक वाइल्ड कैट जो कभी प्यार को नहीं समझती थी, आज उसकी जिंदगी में एक ऐसा शेर आया जिसने उसका दिल, उसका भरोसा और उसका बचपन का हर जख्म ठीक कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप फू लिनचेन और यांशी की शादी पर क्या गिफ्ट देना चाहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। अंटिल देन, स्टे फिल्मी, स्टे ड्रीमी।